हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आशीष पाठशाला चैनल पर। और गाइज आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एलिगेशन और मिक्सचर। ठीक है, एलिगेशन हम लोग पहले पढ़ेंगे, फिर मिक्सचर के बेसिक सवाल सीखेंगे। एलिगेशन एक टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसका यूज़ करके बहुत सारे टॉपिक्स जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, इसके कुछ स्पेसिफिक सवाल होते हैं जो एलिगेशन से ही सॉल्व करने पर आसान होते हैं। तो उनको हम लोग देखेंगे कि कैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे डिफिकल्ट जो टॉपिक्स हैं उनके कुछ स्पेसिफिक सवालों को एलिगेशन बहुत ज़्यादा आसानी से सॉल्व करना हमें सिखाता है। ठीक है, तो एलिगेशन के टॉपिक को सीखेंगे। सबसे पहले इसकी गहराई देखेंगे, इसमें कितना आपको डेप्थ में सीखना है, कॉन्सेप्ट को आपको बहुत अच्छे से पकड़ना है। तो स्टार्ट करूंगा मैं कुछ इस तरह से कि एलिगेशन होता क्या है। देखो, एक होता है एलिगेशन, आपको जिस चीज़ से बचना होता है वो क्या होता है, एलिगेशन। एलिगेशन मतलब कि किसी पर भी आप जो आरोप लगाते हो, तो आपको क्या करना है, आरोप वगैरह लगाने से बचना है। आपको क्या पढ़ना है, एलिगेशन, दैट इज आई। यहाँ पर क्या आया, आई। ये एक मैथ की एक ऐसी ब्रांच है जहाँ पर हम लोग मिक्सचर्स को एक जगह पर मिक्स करते हैं और एक डिजायर्ड मिक्सचर हम लोग पाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक मैथ की ब्रांच है एलिगेशन की। और यहाँ पर एलिगेशन क्या है, ये वाद विवाद में जब आप किसी के ऊपर आरोप लगाने लगते हो, ये एलिगेशन है। तो हमें क्या करना है, एलिगेशन से बचना है, एलिगेशन से बचना है, एलिगेशन से बचना है, और एलिगेशन जो है उसको बहुत अच्छे से सीखना है। ठीक है, तो एलिगेशन में जैसा कि आप लोग बेसिक जानते हो कि हम लोग कुछ इस तरह से क्रॉस में डिफरेंस निकालते हैं और उनका यूज़ करते हैं। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि अगर बोला जाता है आपको कि 63 रुपये की कोई चीज़ है, एक 65 रुपये वाली चीज़ों के साथ मिक्स करके आपको 64 की चीज़ बनानी है, तो आप क्या करते हो, उनका किस अनुपात में निकाला जाए ये आपको निकालना आता है। मैं आज आपको इसी चीज़ में बहुत सारी बातें बताऊँगा जो आपको नहीं पता है, या फिर आपने इन चीज़ों को कभी भी ध्यान से नहीं पढ़ा या फिर नहीं सीखा। देखो, जैसे कि कभी भी यहाँ पर जो चीज़ लिखी होती है, जो वैल्यू होती है, वो क्या होती है, वो कभी भी एक चीज़ नहीं होगी, हमेशा वो एक रेशियो होगा। हमेशा किसी चीज़ अपॉन में कोई एक चीज़ रहेगी। हमेशा ये जो वैल्यू होगी ये क्या होगी, किसी एक संख्या डिवाइडेड बाय किसी दूसरी संख्या होगी। कुछ एक यूनिट होगी जिसका आप कैसे पा रहे होगे, उसको किसी एक चीज़ से डिवाइड करोगे किसी दूसरी चीज़ को। जैसे कि यहाँ पर क्या आता है, रुपए पर केजी। अगर आप दालों को मिक्स करते हो तो क्या आता है, रुपीज़ पर केजी। यहाँ पर अगर आप स्पीड्स का रेशियो लेते हो तो स्पीड क्या होती है आपकी, मीटर पर सेकेंड। स्पीड क्या होती है आपकी, मीटर पर सेकेंड। या फिर जैसे कि आप लोग सबसे ज़्यादा एलिगेशन लगाते हो मिक्सचर, या फिर एलिगेशन सबसे ज़्यादा आप कब लगाते हो, जब मिश्र धातु होती है, या फिर जब क्या होता है, मिक्सचर होता है 3:2 में दूध और पानी का। तो आप हमेशा क्या करते हो, 3:2 में है अगर दूध और पानी का, तो आप या तो दूध को लेते हो या तो पानी को लेते हो। तो दूध को लिखते हो, इसमें दूध कितना है, 3 भाग है, टोटल कितने में, 5 में। तो यहाँ पर आप जो रेशियो लेते हो, जो एलिगेशन लगाते हो, वो किन चीज़ों में लगाते हो, दूध बटे टोटल मिक्सचर, दूध बटे टोटल। यहाँ पर भी लगाते हो दूसरे मिश्रण में दूध कितना है बटे टोटल, और आपको फाइनल जो मिश्रण चाहिए उसमें दूध बटे टोटल। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या सीखनी है कि जब भी आप एलिगेशन लगाते हो, कभी भी एलिगेशन ऐसे नहीं लगता है कि 2 रुपए है उनको मिक्स करके आपने 3 रुपये निकाला हो। आप हमेशा क्या करते हो, इसका कुछ एक पार्ट लेते हो। पार्ट लेने से क्या आसानी हो जाती है, जैसे कि अगर आपको बोला गया कि 63 रुपये है, तो आप रुपए को यहाँ पर नहीं ले सकते हो, लेकिन अगर टोटल का कुछ हिस्सा बोला जाए तो हिस्सा क्या होता है, अपने आप में बटे होता है। कि अगर 3 और 2 है, तो अगर आपको 3 लेना है तो क्या करते हो, 3/5, यानी कि टोटल में से 3 ले लेते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए पहले कि एलिगेशन आप हमेशा कब लगाते हो, जब यहाँ पर कुछ एक रेशियो होता है, कुछ एक फ्रैक्शन होता है, कोई एक क्वांटिटी अपॉन में कोई दूसरी क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो पहली चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए क्या, कि जब भी आप यहाँ पर एलिगेशन लगाते हो रुपए अपॉन केजी में, रुपए अपॉन केजी में, तो जो रेशियो निकल करके आता है, जो रेशियो निकल के आता है वो रेशियो किन चीज़ों का होता है, जस्ट इनवर्स चीज़ों का। यानी कि अगर आपका ऊपर रुपए था और नीचे क्या है, केजी, तो यहाँ पर जो रेशियो निकल के आएगा वो किसका होगा, केजी का। केजी में बताएगा आपको, और केजी क्या चीज़ होगा, जिस अमाउंट में ये चीज़ रही होगी। अगर ये कोई क्वांटिटी ए है, ये क्वांटिटी बी है, तो ये जो रेशियो आपको बताएगा, ये बताएगा ए का कितना केजी आपको लेना है और बी का कितना केजी लेना है।
अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये जो फाइनल रेशियो आया है ये किस चीज़ को बताता है कि इसमें ये इस अनुपात में होगा, क्या ये इस चीज़ को बताता है? तो देखो ये जो वैल्यू है ना ये आपको बताती है कि ये अमाउंट ए जो वैल्यू है वो किस अनुपात में लेनी थी और जो बी वैल्यू है उसे किस अनुपात में लेना था, और उसको इस रुपए पर केजी को इसको मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई करके इससे जब आप ऐड करोगे तो आपको ये जो डिजायर्ड रुपीस पर केजी का अमाउंट है वो आपको मिल जाएगा। तो पहली चीज आपने क्या सीखी कि जो भी आप एलिगेशन लगाते हो वो किस में लगाते हो, एक रेशियो वाली चीजों में लगाते हो, कुछ रेशियो होता है और जो भी चीज नीचे होती है ये जो आपका फाइनल जो डिफरेंस आता है रेशियो आता है वो किस में होता है, जो नीचे चीज लिखी होती है उसमें होता है। पहली चीज तो ये आपको समझनी है। दूसरी चीज क्या है कि अगर यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्पीड्स है, स्पीड्स में अगर आप एलिगेशन लगाओगे तो जो आपका वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, सेकेंड्स में आएगी, सेकेंड्स में, यानी कि ये जो रेशियो आपका निकल के आएगा ये किस में होगा, सेकंड्स में होगा। इसी तरह से जब आप ये देखते हो कि दूध कितना है टोटल में, दूध कितना है टोटल में, यहाँ पर लगाते हो दूध कितना है टोटल में, तो ये जो रेशियो निकल के आता है ये टोटल का निकल के आता है। ये जो रेशियो निकल के आता है ये किसका होता है, टोटल का रेशियो होता है। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये आपको जब ये चीज़ समझ में आ गई कि ये जो रेशियो निकल के आता है टोटल का, तो आपको एक बहुत अच्छी चीज़ और भी समझ में आ जाएगी। वो क्या चीज़ होगी कि ये जो टोटल होता है ये होता क्या है। जैसे कि आपको इस चीज़ को ध्यान से देखना है। इस चीज़ को आप देखोगे कि दूध पहले वाले में अगर मैं मानता हूँ कि 3:2 में था, 3 दूध था और 2 क्या था, पानी था, तो आप रेशियो कैसे लगाते हो कि 3 दूध है टोटल कितने में, 5 में। दूसरी जगह पर एक व्यक्ति ने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ उसमें पानी मिला दिया, सिर्फ पानी मिला दिया तो दूध कितना हो गया 0, पानी कितना हो गया 1, तो ये 0/1 या फिर ये कितना हो जाएगा 0। इस तरह से अगर सिर्फ पानी मिलाता तो 0/1 यानी कि हम लोग 0 लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे पानी का अनुपात लेता हूँ तो पानी का अनुपात कितना लिखूंगा, 2/5, और यहाँ पर अगर सिर्फ प्योर पानी मिलाया जा रहा है तो वो कितना हो जाएगा 1/1 + 0 दैट इज 1। तो ये हो जाता है आपका अगर प्योर फॉर्म में पानी मिलाया जाए तो, ठीक है। तो अभी मैं मानता हूँ कि प्योर फॉर्म में पानी ना मिला करके वो कुछ अनुपात में दूध और पानी मिला रहा है। किस अनुपात में मिला रहा है, मान लेते हैं कि 2:5 में, कुछ इस तरह से मिलाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यू लेंगे। अगर यहाँ पर मैं दूध ले रहा हूँ तो यहाँ पर भी मुझे दूध को ही लेना पड़ेगा, और यहाँ पर दूध कितना है 2 में कितना आ जाएगा आपका 7, ये आ गया 2/7। अब आपसे बोला जाए कि इनको मिला करके किस एक अमाउंट में चाहिए मुझे, कुछ एक रेशियो मुझे बोल देता है कि इस रेशियो में अगर मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है। कुछ एक आपका रेशियो मान लो ये बोल देगा कि 1.5/6, या फिर क्या बोल सकता है आपको, इसको जस्ट आप डबल कर लोगे, ये कितना आ जाएगा 3/12 या फिर 1/4, 1:4, या फिर ये बोलेगा कि जो फाइनल मिक्सचर होना चाहिए उसमें 1:3 के अनुपात में दूध और पानी होना चाहिए, कुछ इस तरह का आपका मिक्सचर बोलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी क्या निकालते हैं, दूध कितना है 1 अनुपात टोटल कितना है 4। तो तब ये जो रेशियो आता है, तब ये जो रेशियो निकल के आता है, ये रेशियो किन चीज़ों का होता है, ये रेशियो चीज़ों का होता है, ये टोटल क्वांटिटी कितनी थी। आपको ये नहीं पता है कि दूध कितना था, आप यहाँ पर रेशियो जो निकालते हो वो रेशियो किन चीज़ों का निकल के आता है कि टोटल इसमें जितने में दूध है ये इसका टोटल क्वांटिटी कितना था, क्योंकि यहाँ पर जो रेशियो लगा रहे होते हो वो किसका लगा रहे होते हो, टोटल का लगा रहे होते हो। यहाँ पर जो रेशियो लगा रहे होते हो आप वो किसका होता है, टोटल का। तो यहाँ पर जब आप रेशियो लोगे तो ये जो रेशियो निकल के आएगा वो किसका होगा, टोटल का। तो इस तरह से आप टोटल की वैल्यू बताते हो, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको कि जब भी आप एलिगेशन लगाते हो तो ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है कि जो भी अपॉन में वैल्यू होती है, जो रेशियो आपका निकल के आता है फाइनल, इसको घटा करके इससे, इसको घटा करके इससे, वो किसका निकल के आता है, जो भी अपॉन में वैल्यू होगी उसका, ठीक है। यहाँ पर क्या है, दूध बटे टोटल, यहाँ पर भी था, आपने निकाल लिया दूध कितना में है टोटल में से, इस अनुपात में आपको फाइनल चाहिए था तो आपने कहा दूध कितना है टोटल में 1/4। तो जब आप इससे इसको घटाओगे, इससे इसको घटाओगे तो ये वैल्यू क्या होगी, टोटल का अनुपात आपको होगा। ये चीज पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको समझना है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या आपको समझना है कि ये जो वैल्यू होती है जो हमें डिजायर्ड होती है, वो जो डिजायर्ड वैल्यू है ना वो हमेशा उन दोनों मिक्सचर के बीच में होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपसे एक बात कहूँ कि एक जगह पर 100% कंसंट्रेशन वाला एसिड है, यानी कि कंप्लीट जो है वो क्या है, एसिड ही है, और दूसरी जगह पे 90% कंसंट्रेशन वाला एसिड है, 90% कंसंट्रेशन वाला एसिड है, और मैं आपसे बोलूँ कि इन दोनों को मिला करके मुझे 80% कंसंट्रेशन वाला एसिड बना दो,
क्या आप इन दोनों को मिला करके 100 और 90 को मिला के क्या 80% वाला कंसंट्रेशन वाला एसिड बना सकते हो? तो आप बोलोगे कि सर ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, 100 वाला पूरा का पूरा मिला लूँ, 90 वाला बिल्कुल नहीं मिलाऊँ, तो मुझे 100% कंसंट्रेशन का एसिड मिलेगा। अगर मैं 90% वाला पूरा का पूरा मिला लूँ और 100% एसिड को नहीं यूज़ करूँ, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, 90% ही आएगा। तो कम से कम जो वैल्यू आ सकती है वो 90% हो सकती है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो हो सकती है वो 100% हो सकती है। लेकिन इसके बाहर इस डोमेन के बाहर, ये जो 100 से लेकर के 90 है, इसके बाहर आप कुछ भी कर लो, 100 और 90% को मिला करके 80% या 110% आप नहीं पहुंच सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो इस वजह से आप क्या कहोगे कि जो परसेंटेज है, जिस भी रेशियो में आपने मिक्स किया है, और जो डिजायर्ड रेशियो होना चाहिए वो हमेशा उन दोनों के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अगर आपने इन दो पॉइंट्स को एलिगेशन में समझ लिया तो आप बहुत ही आसानी से चीज़ों को कर पाओगे और समझ भी पाओगे। अब हम लोग थोड़ा सा और इस पे वर्क करते हैं, थोड़ा सा और इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर होता क्या है, जैसे कि एक क्वांटिटी थी ए, क्योंकि एलिगेशन हम लोग जनरली कब लगाते हैं कि इसमें से कुछ एक अमाउंट निकाला गया, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर इसमें से निकाला कितना अमाउंट गया है, बचा कितना अमाउंट होगा। वो चीज़ें भी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखो, और जो रेशियो आता है वो किन चीज़ों का होता है वो भी आपको समझना है। जैसे कि ए कुछ एक मिक्सचर है दूध और पानी का, बी एक मिक्सचर है दूध और पानी का, ये इसमें कितना अमाउंट है, ए अमाउंट है, इसमें कितना अमाउंट है, बी अमाउंट है। ठीक है, इससे कुछ एक्स हम लोगों ने x अमाउंट निकाल लिया, किसका, a का। ठीक है, और इसमें से हम लोगों ने क्या निकाल लिया, y अमाउंट निकाल लिया b का। ठीक है, और इन दोनों को मिलाए तो हमें एक कोई z अमाउंट मिल गया, कुछ इस तरह से मिल गया। तो अब आपने क्या करना है, इसको आप एलिगेशन लगा देते हो, क्योंकि x और y को मिला करके अगर z मिला है तो ये जो z होगा ये इन दोनों के बीच में ही होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में होगा। क्यों ऐसा हम लोग बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो रेशियो होगा ये किसका होगा, अपॉन में टोटल का। यहाँ पर टोटल अपॉन में हम लोगों ने लिखा होगा। देखो, हम लोग या तो सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे मिल्क की, या तो सिर्फ बात करेंगे वाटर की। तो मैंने माना कि ये जो मिल्क और वाटर का जो भी आपका कंसंट्रेशन था, इसमें मिल्क कुछ रेशियो में रहा होगा, तो मैंने इसको कुछ इस तरह से माना कि ये x आपकी जो वैल्यू है वो होगी मिल्क अपॉन टोटल। इस b में जो मिल्क होगा वो कितना होगा, y होगा, क्या, जो भी मिल्क है अपॉन में टोटल। इसी तरह से जो तीसरा मिक्सचर मिलेगा मुझे, उसमें क्या हो जाएगा, z क्या वैल्यू होगी, मिल्क अपॉन में टोटल। तो इसमें जब मैं वैल्यूज लगाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा, y माइनस जेड, यहाँ पर कितना आ जाएगा, x माइनस जेड। इसको माइनस लिखने के बजाय, क्योंकि मुझे पता नहीं है y बड़ा है या छोटा, मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा डिफरेंस का सिंबल, यहाँ पर भी यूज़ करूँगा डिफरेंस का सिंबल। जो भी बड़ा हो उसमें से छोटे को आपको घटाना है, जो भी बड़ा है उसमें से छोटे को आपको घटाना है। तो ये आ जाएगी वैल्यू किसकी। अब ये रेशियो किसका होगा ये समझना बहुत जरूरी है। क्या ये मिल्क का रेशियो होगा कि कितना मिल्क है, क्या ये वाटर का रेशियो होगा कि वाटर कितना है, नहीं। देखो, ये जो रेशियो होगा ना, ये जो रेशियो होगा, ये रेशियो होगा आपका कि ये टोटल अमाउंट कितना था, और ये रेशियो बताएगा कि ये टोटल अमाउंट कितना था। या फिर मैं इसको इस तरह से लिखना चाहूँ कि a अपॉन बी ये किसके बराबर होगा, इन दोनों का जो टोटल इनिशियल मिक्सचर था वो किस रेशियो में रहा होगा, y डिफरेंस z डिवाइडेड बाई x डिफरेंस z, ये कुछ इस रेशियो में रहा होगा। बात समझ में आ रही है। और यहाँ पर जो x की वैल्यू है, अगर x की वैल्यू मैं कहता हूँ कुछ 3 थी और y की वैल्यू मैं मानता हूँ कुछ 7 थी, तो जो z की वैल्यूज हैं वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती हैं। तो आप बोलोगे सर 3 एग्जैक्ट तक पहुँच सकता है जब b को मैं बिल्कुल भी ना मिलाऊँ, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिला रहे हैं, तो ये 3.1 से लेकर के 6.9 के बीच में जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हैं, 3.1, 3.11, 3.12, इस तरह से लेकर के 5, 4, 6, 6.1, 6.2, 6.8, 6.9, 6.99, 6.999, इस तरह की सारी वैल्यूज z ले सकता है। बात समझ में आ रही है। तो ये जो z है ये क्या है, मिल्क अपॉन में टोटल, यहाँ पर x क्या है, मिल्क अपॉन टोटल, और y भी क्या है, मिल्क अपॉन टोटल। यहाँ पर जो गलतियाँ जो बच्चों से हो जाती है, और एसएससी के एग्जाम में इस तरह की गलतियाँ पूछा भी जाता है, आपको यहाँ मिल्क और वाटर का रेशियो देता है, यहाँ पे मिल्क और वाटर का रेशियो देता है, और यहाँ पर आपसे वाटर और मिल्क का रेशियो पूछ लेता है कि किस अनुपात, इस अनुपात में अगर मिलाया जाए तो वाटर और मिल्क का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो ये इनका आपको ख्याल रखना होता है। अगर आप यहाँ पर मिल्क
मिल्क ले रहे हो तो दूसरी जगह पर भी आपको मिल्क ही लेना होता है, ठीक है। और तीसरी जगह पे भी आपको मिल्क लोगे तो आपका जो रेशियो आएगा वो किसका आ जाएगा, टोटल क्वांटिटीज का रेशियो आएगा। ये तो एक बात थी। अब इसके आगे मैं आपको एक और बात बताता हूँ जो आपने ना कभी पढ़ी होगी ना ही कभी सुनी होगी। वो क्या चीज़ है कि जो आपका एलिगेशन होता है ये कुछ भी और नहीं है, ये उन दोनों नंबर्स का एवरेज होता है। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। अगर आपको बोला गया कि 60 रुपए वाली 5 किलो दाल को आपको बोला जाए 70 रुपए वाली 3 किलो दाल के साथ मिक्स किया जाता है, इस दाल से साथ मिक्स किया जाता है और आपसे पूछा जाए कि तब नई जो दाल बनेगी उसका मूल्य कितना होगा, तो आप क्या कहोगे, 60 रुपए वाली 5 है तो आपने क्या किया 5 गुणे 60 किया और इसको जोड़ा किसके 70 गुणे 3 के, 70 गुणे 3 के बराबर और किससे डिवाइड कर दोगे 8 से। तो ये जो आपने किया ये निकालने के लिए मूल्य, एलिगेशन निकालने के लिए ये मूल्य किया, ठीक है। तो ये जो आपने किया ये क्या किया आपने, ये आपने निकाला एवरेज। तो ये जो वैल्यू होती है जो बीच में लिखी होती है इसको इसी वजह से हम लोग मीन वैल्यू या फिर क्या बोलते हैं एवरेज वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपकी बेसिक चीज थी। जो दो संख्याओं के बीच में जो वैल्यू लिखी होती है ये मीन वैल्यू होती है या फिर इसे हम लोग डायरेक्टली एवरेज भी बोल सकते हैं। ये इन दोनों नंबर्स का वेटेड एवरेज होता है। वेटेड एवरेज मतलब जिनका वेट अलग अलग होता है, ऐसे जो एवरेज निकलता है उसको वेटेड एवरेज बोलते हैं। और ये 5 kg है, ये 3 kg है, तो ये जो एवरेज होगा ये क्या होगा आपका, ये जो संख्या होती है ये आपकी एवरेज ही होती है। अब इसका हम लोग यूज़ कैसे कर सकते हैं अगर एवरेज होती है तो गाइज मैंने एवरेज की स्टार्टिंग क्लास में आपको एवरेज लेना सिखाया था। कैसे एवरेज लेना सिखाया था, मैंने कहा था कि अगर एक संख्या 60 है एक संख्या 70 है तो एवरेज हम लोग हमेशा इसके मिड में आ जाता है 65। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये संख्याएं 5 बार हैं, ये संख्या 3 बार है, तो मैंने यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था डेविएशन का। डेविएशन का कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर डायरेक्टली लगा सकते हो। आप मान लो कि नंबर कितना है 60, एवरेज कितना है 60 है, तो ये संख्या कितनी बार आएगी 5 बार, इसका डेविएशन कितना हो गया 0, क्योंकि 60 से 60 में कोई डिफरेंस नहीं है, ये डेविएशन हो गया 0। 70 में डिफरेंस कितने का है 10 का, और कितने बार आई ये संख्या 3 बार, तो 10 का गुणा करोगे 3 से, ये कितना आ गया 30, और डिवाइड कितने से कर दोगे 8 से। तो आपका जो एवरेज आएगा, जो आपका एवरेज आएगा वो कितना आ जाएगा 60 प्लस यहाँ पर काट दोगे 2 से, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 4, 5 दिया 15/4, ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 7.5/2 या फिर 3 पॉइंट कितनी आ जाएगी, देखो 7.5 आ गया तो ये कितना आ जाएगा 3.5 और पॉइंट का ये कितना हो जाएगा 0.25, तो 3.75 ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 60 और 3.75, तो टोटल कितना आ जाएगा 63.75, ये आपका एवरेज आएगा। और यही यहाँ पर मीन वैल्यू भी होगी, आप चाहो तो इसको कैलकुलेट कर सकते हो और सेम आंसर आपको मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग एवरेज में यूज़ करेंगे एलिगेशन में। और कुछ एलिगेशन के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको दोनों क्वांटिटीज देती हुई, दोनों का रेशियो गिवन होता है, आपसे पूछता है कि मिलाने पर कितने अमाउंट की दाल हमें मिलेगी, कितने अमाउंट का चावल मिलेगा अगर इतनी दालें हम लोग मिला रहे हैं। यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे 2 से, और इसके बाद 3 का जो एलिगेशन होता है वो भी देखेंगे, 4 का एलिगेशन भी मैं आपको आज की ही क्लास में बताऊंगा किस तरह से आप 2 ही नहीं 3 का 4 का बल्कि कितने भी नंबर्स का आपको एवरेज निकालना हो, आपको एलिगेशन निकालना हो, सेम चीज़ है, आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो, उनका एलिगेशन लगा सकते हो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम लोग। पहले क्वेश्चन ही आप जैसे कि देखोगे बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। 63 रुपये वाली एक चाय को 90 प्रति किलोग्राम वाली एक चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए। 63 रुपये वाली एक चाय को मिला करके आपको 72 किलोग्राम वाली चाय बनानी है, किसके साथ मिला करके 90 वाली के साथ। तो आपको बताना है किस अनुपात में मिलाया जाए कि ये जो मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए 72। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर क्रॉस में इस तरह से लिख देते हो। इसके बाद 72 से 63 का डिफरेंस कितने का है, तो आप कहोगे 7 और 2 9 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 8 और 10 18। तो ये आपका आ जाएगा 2:1। देखो अगर 63 पहले बोला गया है और 90 बाद में बोला गया तो किस अनुपात में मिलाओगे 2:1 में। अगर 90 पहला बोला गया होता 63 बाद में तो आंसर आता है 1:2। तो अभी आपका करेक्ट आंसर कितना होगा 2:1। जिस वे में बोला जाए उसी वे में आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 63 रुपये प्रति किलोग्राम वाली एक चाय को 63 रुपये प्रति किलोग्राम वाली एक चाय को आपको मिलाना है 75 रुपये प्रति किलोग्राम वाली एक चाय को और 90 रुपये प्रति किलोग्राम वाली एक चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 72 हो जाए। अब देखो यहाँ पर जो आपने चीज़ सीखी उसी का ही आप यूज़ करोगे, उसी का यूज़ करके आप इन क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लोगे। कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पर 63 रुपये है एक चाय का मूल्य, एक चाय का मूल्य है 75 और एक चाय का मूल्य कितना है 90, एक चाय का मूल्य है 90, ठीक है। एक चाय का अगर आपका मूल्य 90 है और आपको कितना मिक्सचर की वैल्यू कितनी चाहिए 72 रुपये चाहिए, तो मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूंगा कि क्या 63 और 75 वाली चीज़ों का यूज़ करके क्या आप 72 रुपये वाली एक चीज़ बना सकते हो? तो आप कहोगे बिल्कुल बना सकता हूँ सर। यहाँ पे 72 जो है वो 63 और 75 के बीच में है, तो आप क्या करोगे इसका क्रॉस ले लोगे, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर आप घटाओगे तो ये आ गया 7 और 2 9 और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 3, ठीक है। तो ये 3 अनुपात 2 में मिलाया जाता 63 और 75 रुपये वाली चाय को, तो आपका मिश्रण का मूल्य कितना आ जाता 3 अनुपात 9। इसके बाद आप कहोगे क्या कि 63 और यहाँ पर है 90, तो 72 क्या 75 और 90 को मिला करके बनाया जा सकता था? तो आप कहोगे 75 और 90 को मिला करके 72 वाली चाय तो नहीं बना सकते हैं। तो अब आप कहोगे कि इसका यूज़ करके तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं 63 और 90 वाली चाय को मिलाऊं तो भी मैं 72 वाली चाय बना सकता हूं। तो मैं कहूँगा कैसे अच्छा बनाओगे जरा मुझे बताओ। तो आप कहोगे सर देखो इसको ऐसे करो, यहाँ पर इसको क्रॉस कर लो और 63 का 72 से डिफरेंस निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 63 का 72 से डिफरेंस आ जाएगा 9 और यहाँ पर 72 का 90 से डिफरेंस निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा 18, ठीक है। तो अब आप इस रेशियो को क्या करो थोड़ा सा सॉल्व कर लोगे, 3 से काटोगे ये कितना आ जाएगा 1:3 और यहाँ पर जब आप करोगे इसको तो ये कितना आ जाएगा 2 और 9 से काटोगे ये कितना आ गया 1। अब यहाँ पर आप मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, इसको 2:1 यहाँ तक आप सभी ने सॉल्व कर लिया, इसके आगे अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनना। देखो आपको क्या करना है, आपको एक बड़ा सा भगोना लेना है, अपने घर में आपको एक बड़ा सा भगोना लेना है। आप जनरली देखते हो माताएं क्या करती हैं, चावल को बहुत ज़्यादा सूप से पछोड़ती हैं, उसको साफ़ करती हैं, तो उसमें क्या होता है छोटे छोटे चावल के दाने होते हैं, वो उसमें मिले होते हैं, जिसकी वजह से उसका वेट क्या होता है, वेट बढ़ जाता है, लेकिन वो चावल अच्छा नहीं होता है खाने के लिए, इस वजह से उसको माताएं निकाल देती हैं। तो आप ये चीज़ समझो कि ये जो चीज़ें बनी हैं ये सब पहले यूज़ में आती हैं, बाद में इन पे बेस्ट सवाल बनते हैं, ठीक है। जो शॉपकीपर है वो हमेशा से चोरी करता रहा, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस पे उस पर जो क्वेश्चन बने वो बहुत बाद में बने, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हैं वो रियलिटी में पहले आती हैं, बाद में आप उस पर क्वेश्चन करते हो। तो यहाँ पर होता क्या है, कुछ इस तरह से आपको है कि 3 दालें मिलानी है, जो सबसे सस्ती दाल है, जो सबसे अच्छी दाल है मीडियम में, और जो सबसे महंगी दाल है और सबसे अच्छी है, ठीक है। तो आपको जब 3 दालें मिला करके आपको क्या करना है, एक 72 रुपये की दाल बनानी। 72 रुपये पर केजी की दाल तो बन जाएगी, बेचोगे तो आप उसको 90 रुपये या उससे ज़्यादा नहीं। तो आप करोगे क्या, आप सबसे ऊपर 90 वाली रखते हो ताकि लोग देखें और सबसे अच्छी ही उनके हाथ में लगे। तो यहाँ पर करना क्या होता है, आपको कैसे इसको मिलाते हो, आप उस तरह से चीज़ों को समझो कि जब 63 और 90, पहले आप क्या करोगे कि 63 रुपये की कुछ दाल निकाल लोगे और 90 रुपये की कुछ दाल निकालोगे और 72 का अनुपात बनाने के लिए इसको लोगे 2 किलो, 90 रुपये वाली दाल को लोगे 1 किलो, ठीक है। एक जगह पर आप क्या करोगे 63 रुपये वाली और 90 रुपये वाली, 63 वाली 2 किलो और 90 रुपये वाली 1 किलो आप दाल को ले लोगे, अलग रख लोगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, आप कहोगे 72 फिर से बनाने के लिए आपको 63 और 75 चाहिए, तो आप फिर से क्या करोगे 63 रुपये वाली 1 किलो और 75 रुपये वाली 3 किलो, इस तरह से आप फिर से 1 किलो दाल 63 की और 75 रुपये वाली 3 किलो दाल को निकालोगे और इसके बाद आप क्या करोगे, इनको मिला दोगे। एक बड़े वाले जो भगोना आपने निकाला था उसमें 1 किलो इसका, 3 किलो इसका और फिर से 2 किलो और इसका और 90 रुपये का 1 किलो आप मिलाओगे और आप कहोगे कि अब ठीक है, क्योंकि मैंने इससे भी 72 बनाया था, इन दोनों से भी 72 बनाया था, तो 72 ही आएगा और आप टोटल को एक जगह पर मिक्स कर दोगे। तो सेम तरीका यहाँ पर भी यूज़ होता है कि अगर आपको 72 का मूल्य बनाना है 3 का यूज़ करके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको 72 का बना लोगे। कैसे, यहाँ पर 72 के लिए ये 1 यूज़ हुआ, ये हुआ 2, तो टोटल कितने किलो यूज़ हो गया 3 किलो। यहाँ पर 75 के लिए कितना यूज़ हुआ 3, यहाँ पर यूज़ नहीं हुआ तो ये आ जाएगा 3 और ये अनुपात किससे आ जाएगा 90 के साथ ये अनुपात कितना आ जाएगा 1। तो ये आपका एक आंसर है 3:1।
अब इसके और भी आंसर्स पॉसिबल हैं। कैसे पॉसिबल हैं? ये जो 1:3 है, इसको 1:3 ना लेकर के अगर आप चाहो कि ये वाली कम ये वाली ज़्यादा लेनी है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2:6। जैसे ही मैं इसमें 2 का गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 2:6। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो देखो रेशियो कैसे चेंज होगा। इस बार 2 और 6 को लेना है तो 2 और 2 ये आ गया 4, और ये 6 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये हो गया 6, और यहाँ पर देखो कितना है 1, ये आपका 1 रहा। अब आपको बात मन में ये आ रही होगी कि क्या सर ये सही है, क्या आपने जो वैल्यूज निकाल करके रख दी हैं क्या ये करेक्ट है या नहीं? तो मैं कहूँगा चलो इसको चेक करते हैं। देखो आपको एवरेज कितना लाना है 72, आपको अगर एवरेज चाहिए 72 तो आप डेविएशन चेक करो। चलो डेविएशन चेक करो मेरे साथ। अगर एवरेज 72 है तो ये इससे कितना कम है, ये इससे कम है 9, ये इससे 9 कम है, और यहाँ पर संख्या कितनी है पहले इस वाले को चेक करते हैं। 9 18 9 त्रिक 27, माइनस में 27 का डेविएशन आ गया। यहाँ पर 3 कम है 9 है, 3 संख्या है 9 3 27, यहाँ पर 72 है, यहाँ पे 75 है, कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, संख्या कितनी है 3, तो 3 त्रिका कितना आ गया 9। इसके बाद 72 है, यहाँ पर है कितना 18, 72 है यहाँ पे 18, संख्या कितनी 1, तो देखो प्लस का 18 और 9 हो गया 27, और ये माइनस का 27 है तो ये कितना आ गया 0, यानी कि ये जो आंसर आया ये तो करेक्ट है। इसके आगे इसको चलो चेक करते हैं। यहाँ पर 4 है, -9 का डेविएशन है तो कितना आ गया माइनस का 36, ये आ गया माइनस का 36। यहाँ पे प्लस का 3 का डेविएशन है, प्लस का 3 है तो ये कितना हो जाएगा 18, और इसके बाद यहाँ पे कितने का डेविएशन है आपको पता है प्लस का 18, तो देखो इसको भी आप चेक करो 18 और 18 36, और यहाँ पर आ गया -36। इसका मतलब ये दोनों ही आंसर जो हैं करेक्ट हैं। तो आप चाहो तो ऐसे इनफाइनाइट आंसर्स निकाल सकते हो जिनसे कि 72 रुपए वाली पर केजी दाल बनाई जा सकती है 63, 75 और 90 का यूज करके। लेकिन जनरली जो आपके आंसर्स मिलते हैं एग्जाम में वो 3 3 1 इस तरह के ही आंसर्स आपको मिल जाते हैं पहले ही क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे, और सिंपलेस्ट रेशियोज को जब आप ऐड करोगे तो वो आंसर आपका ऑप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ऑप्शंस को डायरेक्ट चेक करना चाहो तो डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो। जैसे कि एवरेज क्वेश्चन में गिवन होगा 72, आप क्या करो डायरेक्टली इससे डेविएशन निकाल लो, कितने का डेविएशन है, यहाँ पे कितने का है और यहाँ पर कितना है, और डायरेक्टली अगर आप सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये तो एक तरीका था। इसके बाद इसके अगर इनफाइनाइट आप आंसर्स निकालना चाहते हो तो यहाँ पर किसका गुणा कर दो, किसी एक संख्या m का, और इस रेशियो में किसी एक संख्या का गुणा कर दो n का, तो ये आपका फाइनल रेशियो आ जाएगा जो हमेशा सही रहेगा। m और यहाँ पर n का गुणा किया तो m + 2n, ये रेशियो होगा किसके बराबर 3m। यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आप इसको चेक कर सकते हो। यहाँ पर m है, यहाँ पर कितना हो गया 3m प्लस यहाँ पर कुछ नहीं है, ये रेशियो कितना बराबर आ जाएगा, यहाँ पर n है तो यहाँ पर n के, यहाँ पर m और n की जितनी चाहो आप उतनी वैल्यूज रख सकते हो और ये आंसर हमेशा करेक्ट रहेगा। ये आपने सीखा क्या, 3 को जब हम लोग मिक्स करते हैं तब कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब इसी पे देखो एक और क्वेश्चन बेसिक सा देख लेते हैं। ये क्वेश्चन कैसा क्या कह रहा है, सभी लोग एक बार क्वेश्चन को पढ़ोगे, क्या क्वेश्चन कह रहा है उसको समझो। ठीक है, इसके बाद हम लोग 4 वाला भी एक क्वेश्चन देखेंगे कि 4 को जब मिक्स करेंगे एलिगेशन में तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 7 रुपये 20 पैसे वाला गेहूँ, 7 रुपये 20 पैसे वाला गेहूँ, इसको मैं इस तरह से रुपए के फॉर्म में पूरा लिख सकता हूँ। इसको 5 रुपये 70 पैसे वाले गेहूँ के साथ 5 रुपये 70 पैसे वाले गेहूँ के साथ मिलाया जाता है। 5 रुपये 70 पैसे वाले गेहूं के साथ जब मिलाया जाता है तो क्या हो जाता है, इसको किस अनुपात में मिलाया जाए कि 6 रुपये 30 पैसे। आपको कितना चाहिए, 6 रुपये 30 पैसे वाला गेहूं चाहिए, और किसके साथ मिलाया जाना है, 5 रुपये 70 पैसे के साथ। 5 रुपये 70 पैसे के साथ मिलाया जाना है कि 6 रुपये 30 पैसे वाला गेहूं हो जाए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एलिगेशन लगा दोगे। यहाँ पे 5.7 है, यहाँ पे 6.3 है, तो ये कितना आ जाएगा 0.3 कितना हो गया 0.6, और यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ जाएगा 4, यहाँ पर है 7 और 2 9, तो ये आपका आ जाएगा 0.6 और यहाँ पे 0.9, या फिर इसको आप काट दोगे ये आ जाएगा 2:3। तो फाइनल आंसर आपका कितना आ जाएगा, 2:3 के अनुपात में मिलाया जाए तो ये आपको इस रिक्वायर्ड रेशियो जो कि कितना है 6 रुपये 30 पैसे का मिश्रण का मूल्य मिल जाएगा अगर 7 रुपये 20 पैसे और 5 रुपये 70 पैसे वाली चीज़ों को 2:3 के अनुपात में मिलाया जाए। बात समझ में आ रही है। चलो इसके आगे देखते हैं हम लोग
देखो ये सवाल आ गया आपका 4 का, आपको 4 वाला क्वेश्चन पूछा गया है, एकदम आसान होता है। 4 क्या, अब तो आप अपने अकॉर्डिंग जितने चाहो उतने का मिश्रण बना करके चीज़ों को समझ सकते हो। देखो 4 के बारे में क्या बोला जा रहा है, 87, 84, 82 और 70, 82 और 70 कुछ इस तरह से है। आपको इन चारों को क्या करना है, मिश्रण करना है, किस अनुपात में कि 70 रुपए वाली, इस अनुपात में मिक्स करना है कि 80 रुपए वाली, 80 रुपए वाली आपको चाय चाहिए। 80 रुपए की चाय चाहिए तो 80 इन दोनों के बीच में आएगा, आप कहोगे बिल्कुल इन दोनों के बीच में आएगा, और इन दोनों के बीच में भी 80 आएगा तो बिल्कुल इन दोनों के बीच में भी 80 आएगा, और इन दोनों के बीच में भी आपका 80 आएगा। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली बस सिंपल सा रेशियो निकालते चले जाना है। रेशियो निकालोगे, देखो 70 का 80 से कितना आया 10, 80 का 82 से कितना आएगा 2, इसी तरह से 70 का 80 से तो हमेशा कितना रहेगा 10 ही रहेगा, और 84 का 80 से कितना आ जाएगा 4, इसी तरह से 70 का 87 से 70 का 80 से कितना आएगा, ये आ जाएगा हमेशा 10, और 87 का 80 से कितना आ जाएगा 7। अब देखो इसको मैं यहाँ पर क्यों लिख रहा हूँ वो भी चीज़ें आपको समझनी है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो 80 में लगा रहा हूँ ये किसके, 70 और 84 के बीच में, इस वजह से जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर ही कहीं पर आएगी, ये 84 की वैल्यू पे आएगी, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह से ये जो 80 है ये किसके किसके बीच में लगा रहा हूँ मैं, 87 और 70 के बीच में, इस वजह से जो इनका एलिगेशन लगेगा वो 70 की वैल्यू और 70 से 80 वाली वैल्यू किसके, 87 की वैल्यू को बताएगा। ठीक है, तो ये 70 से 80 का डिफरेंस कितना आ गया 10 का, यहाँ पे भी 10, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10, और यहाँ कितना आ जाएगा 2, 4 और 7। तो इसका आप सम कर लोगे, इन तीनों का सम कितना आ जाएगा, 7, 2, 9 और 4, 13, और ये सभी कितने आ जाएंगे 10 अनुपात 10 अनुपात 10। ठीक है, आप चाहो तो ये आंसर लिख सकते हो, चाहो तो इसको थोड़ा थोड़ा सा चाहो तो हर बार सॉल्व कर सकते हो। ये कितना है 2 से कट जाएगा, ये 5 अनुपात 1 आ गया, इसको काट सकते हो, ये आ जाएगा 5 अनुपात 2, और ये नहीं कटेगा तो फाइनल एक और आंसर आ सकता है 10 अनुपात 5 अनुपात 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 और 2, ये हो जाएगा 3, तो ये 7 से जुड़ेगा, ये कितना आ जाएगा 10। तो एक और सिंपल सा आंसर आ सकता है 2, 1, 1 और 2। ठीक है, 5 से काट दो, ये भी एक आंसर हो सकता है, आप चाहो तो इसको चेक कर लोगे, इसके और भी बहुत सारे पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इन चीज़ों को चेक कर सकते हो। और इस पे एक और बहुत सरल सा सवाल भी बन सकता है। सरल सा सवाल 4 के केस में कैसे बन सकता है, कुछ इस तरह से बन सकता है कि अगर जो आपकी वैल्यू उसने इन दोनों के बीच में दे दी, जैसे कि अभी तो यहाँ पर वैल्यू क्या थी 87, 84, 82 और 70, और वैल्यू इन दोनों के बीच में थी, तो आपको 3 बार एलिगेशन लगाना पड़ा, एक बार इन दोनों के बीच में, फिर एक बार इन दोनों के बीच में, फिर एक बार इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपको 3 बार एलिगेशन लगाना पड़ा। लेकिन अगर आपको वैल्यू इन दोनों के बीच में दे दे 84 और 82, यानी कि मिडिल वैल्यूज के बीच में दे दे, और वो क्या बोल दे कि 83 रुपए की आपको चाहिए, तो अब आपको 3 बार एलिगेशन नहीं लगाना है, सिर्फ 2 बार एलिगेशन लगाना है। इन दोनों का यूज करोगे, इन दोनों का यूज करोगे, कितना आ जाएगा 1 अनुपात 1, और एक बार इन दोनों का यूज करोगे 70 और 87 का, तो ये कितना आ जाएगा 87 और 83 का डिफरेंस आ गया 4 का, 70 और 83 का डिफरेंस आ गया 13 का, तो ये किस अनुपात में आ जाएगा 13 अनुपात 4। यहाँ पर है 1 अनुपात 1, यहाँ पे आ गया 13 अनुपात 4, सीधे से आपका आंसर आएगा 13 अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात 4, ये आपका सीधे से आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो इस तरह से कर सकते हो, 83 को फर्दर चाहो तो इन दोनों के बीच में भी लगा सकते हो, इन दोनों के बीच में भी लगा सकते हो, और आगे आप करोगे जितना उतने सारे आंसर्स मिलते जाएंगे। बट एक सिंपल सा तरीका यह है कि 84 और 82 के बीच में है और 87 और 70 के बीच में है, तो सिर्फ 2 बार एलिगेशन लगा दो और एक रिक्वायर्ड आंसर आपको मिल जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन सब्जेक्टिव है तो डायरेक्टली एक सिंपल सा आंसर कितना हो जाएगा 13 अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात 4। बात समझ में आ रही है आप सभी को, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो, अगर यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई तो आगे इसके बहुत सारे सरल सरल से सवाल हैं, हम लोग उनको देखेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ तक आपको चीज़ें नहीं समझ में आई तो आप एक बार क्या कर सकते हो, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो, फिर से स्टार्ट करो, एक बार वीडियो को पूरा आप एक बार फिर से देखोगे, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को समझोगे तो चीज़ें और आसान भी होंगी और आपको समझ में भी आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 37 रुपए प्रति किलोग्राम वाला कितना चावल लिया जाए। अब देखो, अभी तक आपको क्या होता था, दोनों का अमाउंट दिया होता था, लेकिन इस बार दोनों का अमाउंट नहीं दिया गया है। उसने बोला है 37 रुपए प्रति किलोग्राम वाला कितना चावल 48.4 रुपए वाला
प्रति किलोग्राम वाले 25 किलोग्राम चावल, इसमें यहाँ पर आपको अनुपात दे दिया है कि इसका 25 किलो आपको यूज करना है, ठीक है, कि मिलाया जाए कि टोटल जो आपका मिश्रण का मूल्य है वो कितना हो जाए 40। तो आप क्या करोगे, रेशियो निकाल लोगे। ये रेशियो किसका आएगा, प्रति किलोग्राम है तो रेशियो आएगा किलोग्राम का। यहाँ पर इसी वजह से आपको देखो किलोग्राम आपको गिवन है। बात समझ में आ रही है। जैसे जैसे हम लोग चीजों को पढ़ रहे हैं, चीजें देखो रिलेट होती हुई चली जा रही है। ये कितना आ गया 8.4 और ये आ गया 3। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक दशमलव हटाओगे, यहाँ पर एक जीरो बढ़ाओगे। इसके बाद और क्या करोगे, आप देखोगे कि क्या ये 6 से कट रहा है, तो 6 से काटोगे, ये आ गया 6 पंचे 30, इसको 6 से काटोगे, 6 एकम 6, 2 6 चौको 24, तो ये आ गया 14। अब देखो क्या फर्दर कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो 5 की जो वैल्यू आई, ये जो 5 आया ये किसके बराबर है आपके 25 के, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो 14 की वैल्यू कितनी आएगी, इसमें भी आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा 70, ठीक है, ये आ जाएगा 70। देखो अगर किसी को इन चीज़ों को समझने में दिक्कत हो रही है तो आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो मैंने यहाँ पर पढ़ाया हुआ है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के आप क्लास देखोगे तो ये चीज़ें आपको इजीली समझ में आ जाएंगी, फिर आप इन चीज़ों को और स्पीड में कर पाओगे। तो 5 की वैल्यू अगर 25 है, यानी कि 48.4 रुपये प्रति किलोग्राम वाला चावल अगर आपको 25 लेना पड़ा, तो 37 रुपये प्रति किलोग्राम वाला चावल कितना लेना पड़ेगा, 70 किलो आपको ये चावल लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। फिर एक बाल्टी में 40 लीटर दूध है। एक बाल्टी में कितना दूध है, 40 लीटर दूध है। एक बाल्टी में 40 लीटर दूध है और क्या बोल रहा है आपको, जिसका कॉस्ट प्राइस कितना है 14 रुपये पर लीटर है। 40 लीटर दूध है जिसका कॉस्ट प्राइस कितना है 14 रुपये पर लीटर, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, मिलाना है किससे, वाटर के साथ। तो देखो यहाँ पर 14 रुपये पर लीटर वाला है और दूध है और पानी की कॉस्ट वैसे तो अनमोल है, लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं उसको वेस्ट करते रहते हैं। तो ये 0 रुपये पर लीटर है और आपका जो भी सवाल आता है उसमें भी इसको 0 रुपये ही पर लीटर माना जाता है, ठीक है। बाकी ये वैल्यू आपको भी पता है अनमोल है, कई देशों में आपको पता ही चल रहा होगा कि कितना ज़्यादा पानी की क्राइसिस है, ठीक है। ये आ गया 0 रुपये पर लीटर। आपको मिलाना है कि वो 8 रुपये पर लीटर उसको बेच सके। 8 रुपये पर लीटर हो जाए, जो मिक्सचर का मूल्य है वो कितना हो जाए 8 रुपये पर लीटर हो जाए, तो ये आप करोगे, ये कितना आ जाएगा 8:14, 8:14, 2 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 4:7। अब आपको ये 4 की वैल्यू कितनी दी गई है सवाल में, यहाँ पे 4 की वैल्यू है 40, तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई किया गया 10 से, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70। बात समझ में आ गई। चलो अब थोड़ा सा क्वेश्चन को हम लोग फास्ट करेंगे। एक देखो नया टाइप आपका आ गया, नया टाइप का सवाल है, इसको भी आप लोग समझ लो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। अब देखो थोड़ा सा मैं अलग अलग टाइप, जो अलग अलग स्पेसिफिकेशंस के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या है, ये आपका क्वेश्चन है ऑफिस में काम कर रहे कर्मचारियों का औसत वेतन। टोटल जो काम कर रहे कर्मचारी हैं उनका औसत वेतन कितना है 8,000 रुपये है। ये 8,000 रुपये है औसत वेतन। औसत वेतन है, इसका मतलब औसत वेतन क्या होता है, नंबर ऑफ जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं उसका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स या नंबर ऑफ जितने भी एक्सपेरिमेंट आपने किए। तो अगर औसत वेतन है तो कुल वेतन डिवाइडेड बाय कितनी संख्या में लोग होंगे, ये वैल्यू होगी औसत वेतन की। तो जब यहाँ पर आप एलिगेशन लगाओगे तो अब आपको पता होना चाहिए कि जो भी एलिगेशन लगेगा तो जो रेशियो आएगा वो किसका होगा, संख्या का रेशियो होगा। ये चीज आपको हर जगह चेक करना है और समझना है। इसमें से क्या बोल रहा है 14 इंजीनियर हैं। इंजीनियर कितने हैं 14 हैं और उनका औसत वेतन कितना है 12,000 रुपये है। उनका औसत वेतन है 12,000 रुपये। और इसके आगे बोल रहा है शेष क्लर्क हैं और उनका औसत वेतन कितना है 6,000 रुपये। ये उनका औसत वेतन है 6,000 रुपये। यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस सब्ट्रैक्ट करोगे, 6,000 से 8,000 तो ये कितना आ गया 2,000, 12,000 से 8,000 तो ये कितना आ गया 4,000। ये किसका रेशियो आ गया, ये भी औसत वेतन था तो अपॉन में क्या थी संख्या, यहाँ पे भी औसत वेतन था तो अपॉन में थी संख्या। तो ये जो रेशियो आएगा ये किसका आ जाएगा 1:2। ये जो 1:2 का रेशियो होगा ये संख्या का होगा, कितने इंजीनियर्स हैं और कितने क्लर्क्स हैं, ठीक है। तो इंजीनियर्स की संख्या आपको कितनी दी गई है 14, तो क्लर्क की संख्या कितनी हो जाएगी जस्ट डबल, दैट इज 28। बात समझ में आ रही है आपको, ये चीज समझ में आई होप कि आपको आ गई होगी। नंबर ऑफ टोटल एम्प्लॉयज पूछा गया है तो ये कितना हो जाएगा 14 दूनी 28, 14 42, ये आ जाएगा आपका 42 टोटल एम्प्लॉयज होंगे। बात समझ में आ गई। चलो अगला सवाल देखो, 120 छात्रों के औसत प्राप्तांक, यहाँ पे भी औसत प्राप्तांक है तो औसत प्राप्तांक किस पे डिवाइड करेंगे
टोटल नंबर ऑफ कितने उसको मिले हैं, 35 मिले हैं। और पास हुए लड़कों के औसत प्राप्तांक कितने हैं, यहाँ पर भी डिवाइड संख्या से ही करोगे आप। 35 हैं 120 लड़कों के औसत प्राप्तांक। टोटल आपको नंबर पता है कितने का है, 120। यहाँ पर जो ए और बी को मिलाते थे तो टोटल कितना हो जाता था, a प्लस बी। यहाँ पर a प्लस बी यानी टोटल नंबर पता है कितने हैं, 120 हैं। और इसमें पास हुए लड़कों के औसत प्राप्तांक कितने हैं, 39 हैं। जो लोग पास हो गए उनके 39 हैं, और जो लोग फेल हुए हैं उनके कितने हैं, 15 अंक हैं। तो 15 अंक हैं, तो यहाँ पर डिफरेंस निकालोगे कितना आ जाएगा, 20 का। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 का। 5 से काटोगे 5:1, 5 से काटो 5 चौको 20, तो 5:1 आ गया। मेरे अकॉर्डिंग टोटल लोग कितने हैं, 6। 5 और 1 मिलते, 5 ये तो 1 ये, तो टोटल कितने होते हैं, 6। 6 की वैल्यू आपको सवाल में कितनी दी गई, 120। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। 20 का आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 पंचे 100। और यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। तो 100 लड़के हैं जो पास हुए, 20 लड़के जो हैं वो फेल हुए। कितने लड़के पास हुए पूछ रहा है, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 100। बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। उषा के पास कुछ नोट हैं जो 100 रुपए के हैं। उषा के पास कुछ नोट हैं जो 100 रुपए के हैं, और कुछ नोट 50 रुपए के हैं। कुछ नोट जो है वो 100 रुपए के हैं, कुछ नोट हैं 50 रुपए के। और आपको क्या बोला गया, उसके पास कुल 85 नोट हैं, 85 नोट्स हैं। अगर उसके पास 85 नोट हैं और कुल धन कितना है, 5000 रुपये। देखो अगर 85 नोट हैं उसके पास और कुल धन कितना है, 5000 रुपये का, तो आप इसको दो तरह से कर सकते हो। या तो मान लो कि सारे के सारे जो नोट होंगे, जो रुपए हैं, 100 रुपए के नोट हैं, और उसके पास कुल नोट कितने, 85। अगर सभी 85 के 85 जो नोट होते वो 100 रुपए के होते तो कुल वैल्यू कितनी हो जाती, 8500। और अगर सारे के सारे अगर 50 रुपए के होते तो कितनी वैल्यू हो जाती, जस्ट इसका आधा। तो इसका जस्ट आधा करोगे तो कितना आ जाएगा, 4250। लेकिन उसके पास जो अमाउंट है वो कितना धन है, 5000 रुपए है। अगर उसके पास 5000 रुपए है तो यहाँ डिफरेंस निकालोगे 750, यहाँ पे डिफरेंस निकालोगे 3500। ठीक है, तो ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा। इसके आगे आप देखोगे ये कितना आ जाएगा, 25 से काटोगे, 25 से 75 और 25 चौके 100 होता है, 300 है तो कितना आ जाएगा, 4 3 12, 12 और 2 14, तो 3:14 में आ जाएगा। ये टोटल जो भी 100 रुपए की नोट होंगी वो 3 होंगी, और जो 14 होंगी वो क्या होंगी, 50 रुपए की नोट। तो 3 और 14 ये आपका एक तरीका होता है सॉल्व करने का। एक दूसरा तरीका क्या है कि अगर ये 100 रुपए के नोट हैं और ये नोट है 50 रुपए के, तो ये वाले नोट कितने के होंगे। मैं मान लेता हूं कि टोटल अगर 5000 रुपए है तो 5000 रुपए हैं कितनी नोटों में, कितनी नोटों में है, 85 नोटों में। तो आप इसको 85 से डिवाइड कर दोगे, ये आ जाएगा कुल रुपए डिवाइडेड बाय नोटों की संख्या। तो जो आपका रेशियो आएगा वो आ जाएगा नोटों की संख्या का। सेम चीज यहाँ पर भी है, ये भी जो रेशियो आया है ये होगा नोटों की संख्या का, 3:14। तो टोटल कितना है, 14 और 3 17, और आपके पास वैल्यू कितनी है, 85। 17 की वैल्यू आ गई 85, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 5 85। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया, 100 रुपए की नोट, तो 1 की वैल्यू आ गई 5, तो 5 3 15। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 15 नोटें होंगी जो 100 रुपए की होंगी। बात समझ में आ रही है सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ऑटो द्वारा यात्रा करने पर 7.5 रुपए प्रति किलोमीटर देता है। अगर वो व्यक्ति यात्रा करता है किससे, ऑटो से, तो कितने रुपए देता है, 7.5 रुपए पर केजी देता है, पर किलोमीटर 7.5 रुपीज पर किलोमीटर वो देता है। ठीक है, और दूसरी बार जब वो यात्रा करता है कार से तो 3 रुपए प्रति किलोमीटर देता है। देखो ऑटो महंगा है और कार कैसी है आपकी, सस्ती है। ठीक है, और 80 किलोमीटर के लिए उसको कितना देना पड़ा, 330 रुपए देना पड़ा। तो 330 डिवाइडेड बाय 80 या फिर 33/8, कुछ इतना हो गया। अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक और अगली चीज बताता हूँ, वो क्या है कि ये तीनों जो वैल्यूज होती हैं, ये तीनों जो वैल्यूज होती हैं ये आपस में एक रेशियो में रहती हैं। यानी कि अगर आप इन तीनों में किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर अपॉन में है 8, तो मैं 8 का यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करता हूँ, 8 का यहाँ पर भी और 8 का यहाँ पर भी। तो ये 8 से ये 8 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 7.5 का दुगुना 15, 15 चौको 60, यहाँ पर 8 3 24, और ये कितना आ गया, 33। अब आपके लिए रेशियो निकालना आसान है, बजाय कि 33/8 से आप रेशियो निकालो। तो ये कितना आ जाएगा, ये 30 होता तो 30 में 3 गया 27, और यहाँ पर 24 है, 27 33 है, तो कितना आ जाएगा, 6 और 3 9। तो ये अनुपात आ जाएगा 1:3 का। ये आपकी वैल्यू आ गई 1:3 की। और ये वैल्यू किसकी होगी, पर किलोमीटर था, पर किलोमीटर था। तो इसने बताया कि कितने किलोमीटर इसने ऑटो से गया और कितने किलोमीटर ये गया कार से।
बात समझ में आ गई। कितने किलोमीटर ऑटो से, कितने किलोमीटर कार से। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, उसने कितनी दूरी ऑटो से तय करी। कितनी दूरी उसने ऑटो से तय करी 1 किलोमीटर, अगर 3 किलोमीटर उसने कैसे तय करी है, कार से। और टोटल उसने कितनी तय करी, आपको क्वेश्चन में गिवन है 80, तो यहाँ पर टोटल मेरे अकॉर्डिंग कितना है 4 की वैल्यू आ गई 80, 1 की वैल्यू आ जाएगी 20, तो 1 ही क्या है 20 के बराबर, यानी कि ऑटो से उसने कितना 20 किलोमीटर की यात्रा तय करी। बात समझ में आ रही है आप सभी को। इसी के बाद सेम क्वेश्चन है यहाँ पर भी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुछ इस तरह से ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। सिंप्लीफिकेशन का ये जो क्वेश्चन है, इस पे ही आप अपने मार्क्स भी चाहो तो इस तरह से ही कुछ कैलकुलेट कर लेते हो कि अगर आपको सही उत्तर के लिए प्लस कुछ मार्क्स मिलते हैं, गलत उत्तर के लिए माइनस में कुछ मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। 20 दिनों के लिए शर्त पर रखा गया कि प्रत्येक दिन आने पर उसको कितने रुपए मिलेंगे, 60 रुपए उसको प्रत्येक दिन आने पर मिलेंगे। और अगर मैं कहता हूँ कि 20 के 20 दिन वो आया होता तो कितने रुपए मिलते, 20 गुणे 60। ठीक है, और इसके बाद क्या बोल रहा है, अगर वो नहीं आएगा तो दंड के रूप में उसको कितने, एक दिन आने पर 5 रुपए। अगर मैं कहता हूँ कि सारे के सारे दिन वो नहीं आता तो 20 पंचे 100, माइनस में उसको 100 रुपए अदा करने पड़ते, और उसको रुपए कितने मिल रहे हैं 745। यहाँ पर उसको कितने मिलते हैं 1200, यहाँ पर उसको मिले 745, डिफरेंस निकालोगे कितने का आ जाएगा, 3 और 2 500, 500 में से 45 गया तो ये कितना आ जाएगा 455, ये आ जाएगा 455, और यहाँ पर कितने का आ जाएगा, माइनस में है, डिफरेंस निकालोगे तो ये जुड़ जाएगा, ये आ जाएगा 845। 845 और 455 ये आपका आ जाएगा वो कितने दिन काम पर गया, इसका आपको रेशियो निकालना पड़ेगा। इसको आप कट कर लेना, चलो कट करते हैं, 5 से काटते हैं तो कितना आ जाएगा 16 पंचे 80, 16 और ये कितना आ जाएगा 9, 169। इसको 5 से काटते हैं तो 9 पना 45, 91। और देखो कट रहा है 13 से कट जाएगा, 13 सत्ते 91, ये कितना आ जाएगा 13 गुणे 13, तो ये कितना आ गया 13:7। 13:7 किसका आ गया, कितने उसने कितने मार्क्स, कितने 20 दिनों के लिए आया था। टोटल यहाँ पर भी कितने दिन है, 20 ही दिन है, तो 13 और 7 हो गया 20, मतलब वो 13 दिन आया और 7 दिन नहीं आया। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर कितने पूछा, कितने दिन वो गया था वर्क पे, तो 13 दिन वो वर्क पे गया। बात समझ में आ गई। आपने क्या किया, किस नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया था, 20 से, यानी कि आपका जो रेशियो था उसमें आपने तीनों के रेशियो में दिनों से ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो आपका रेशियो आया होगा वो भी दिन का ही आया होगा। अगर आप डिवाइड करके करते तो भी क्वेश्चन हो जाता, बट एंड में आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ता है, इसलिए डायरेक्ट तरीका क्या होता है, आप मल्टीप्लाई कर लो, बस आपको ये पता होना चाहिए कि रेशियो किसका आने वाला है, दिनों का। बात समझ में आ गई। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सेम है, इसको आप लोग एक बार खुद से सॉल्व करोगे और इसका आंसर आपको कमेंट भी करना है। एक परीक्षा में सही उत्तर के लिए 4 नंबर मिलते हैं, तो सारे के सारे अगर क्वेश्चन सही होते तो आपको देखना है, और गलत उत्तर के लिए कुछ अंक काट लिए जाते हैं। यदि लड़के ने 60 प्रश्न सॉल्व किए और सारे के सारे सही होंगे तो अब आपको मार्क्स लिखने हैं, और सारे अगर गलत होंगे तब मार्क्स लिखने हैं। बीच में एलिगेशन लगा दोगे 130, और आपको सॉल्व करना है और सही व गलत प्रश्नों की संख्या आपको बतानी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको घर से सॉल्व करना है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, इसको भी आपको सॉल्व करना है। इन दोनों क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है एलिगेशन का यूज करके, और आंसर क्या करना है आपको कमेंट करना। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन है, एक है हाथी और चिड़िया वाला, सिरों की संख्या आपको गिवन है। सिरों की संख्या से आपको क्या पता चलता है, टोटल नंबर। अगर सारे के सारे क्या होते, हाथी होते, सारे के सारे हाथी होते, तो आप बता सकते हो कितने पैर होंगे, और सारे के सारी अगर चिड़िया होंगी तो कितने पैर होंगे। ठीक है, तो उसके बाद बीच में आप वो वैल्यू को रख दोगे जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा, जो भी आस्क किया गया होगा, और रेशियो आप निकालोगे। ठीक है, तो इस तरह से एलिगेशन और मिक्सचर का पहला जो सब्जेक्ट का जो टॉपिक का वीडियो है वो यहाँ पर समाप्त हो रहा है। इस पे हम लोग और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे, और एलिगेशन एंड मिक्सचर पूरा यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को डाउट रहता है, बहुत सारे बच्चों को एलिगेशन मिक्सचर नहीं समझ में आता है। इस वजह से इसको मैंने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है, और इसी तरह से हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। कोई भी टाइप का जो क्वेश्चन है अगर आपको नहीं आता है तो ये पूरी सीरीज अगर आप देख लोगे तो फिर आपका हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक वगैरह कर देना। ठीक है, शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको नीड है, जो ये टॉपिक को बहुत बेसिक से समझना चाहते हैं, उनके बीच में शेयर कर सकते हो। और अगर आपके पास कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ आप उसको क्या करो, कमेंट करो, ताकि मैं उसको देखूं और अपने आप को और ज़्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करूं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी लोग अपना ख्याल रखेंगे, पढ़ाई वगैरह करते रहो, मजे करते रहो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।